हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस वीडियो में हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के बारे में सभी प्रकार की जानकारी और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में साइंस के अन्य टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो उन सभी लेक्चर्स की अपडेट पाने के लिए यदि आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। अब रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर को माना जाता है। अब केमिस्ट्री के पहले टॉपिक में पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, वह पदार्थ कहलाती है, जैसे जल, हवा और बालू। अब भारतीय और यूनानी मानते थे कि सारी वस्तुएं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। ये पंच तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। अब पदार्थ के वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस आते हैं। ठोस पदार्थ वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी और बर्फ का टुकड़ा। आगे द्रव या लिक्विड पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल आदि। फिर गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, जैसे हवा और ऑक्सीजन। अब गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित या कंप्रेस किया जा सकता है। अब ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद लकड़ी और पत्थर हैं जो केवल ठोस अवस्था में रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। अब कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जैसे आयोडीन और कपूर। फिर पदार्थ की चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आगे देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत आता है तत्व और यौगिक। तो तत्व की बात करें, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक और रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। आगे यौगिक की बात करें तो ये ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बने हैं। अब यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, जैसे कि जल जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इनके रासायनिक गुण अलग हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद ही जल जाता है, लेकिन इन दोनों से मिलकर बना हुआ जल लगी हुई आग को बुझाने के काम आता है। फिर आगे मिश्रण आता है। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त भी किया जा सकता है, जैसे हवा। अब यदि दो तत्वों या यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं। इसे ही समांगी मिश्रण कहा जाता है, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा। और यदि अनिश्चित अनुपात में तत्वों या यौगिकों को मिलाया जाए तो विषमांग मिश्रण बनता है, जिसके प्रत्येक भाग के गुण और उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद और कुहासा आदि। अब मिश्रण को अलग अलग करने की कुछ विधियां भी हैं, जिसमें पहली है क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण। क्रिस्टलाइजेशन से अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलयन या सॉल्वेंट में मिलाकर गर्म किया जाता है और गर्म अवस्था में ही कीप से छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगली विधि है आसवन या डिस्टिलेशन।
तो जब दो पदार्थों में क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसके पहले भाग में वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन और दूसरे भाग में संघनन या कंडेंसेशन किया जाता है। इसके बाद ऊर्ध्वपातन विधि आती है या सब्लिमेशन, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। अगली विधि है आंशिक आसवन। यह उन पदार्थों में होता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से ही खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल और कोलतार आदि को अलग किया जाता है। फिर अगली विधि है वर्णलेखन या क्रोमैटोग्राफी। तो यदि किसी मिश्रण में विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है और वे किसी अधिशोषित पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं तो उन्हें वर्णलेखन के द्वारा पृथक किया जाता है। अगली विधि है भाप आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। चलिए अब आगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। तो गर्म करने पर ठोस पदार्थ जिस ताप पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे ही मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे। अगला आता है फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। तो किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। अब सामान्य पदार्थ में द्रवांक और हिमांक का मान लगभग बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। और यदि पदार्थ में अशुद्धियां उपस्थित हैं तो पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिन भी पदार्थों को गलाने पर यदि उनका आयतन बढ़ता है तो यदि उन पदार्थों का दाब बढ़ाया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, जैसे मोम और तांबे का। इसके अलावा उन पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से घटता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा। अब यही देखते हैं कि आयतन में किस तरह से परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ के गलने पर। तो क्रिस्टलीय पदार्थों में अधिकतर पदार्थ गर्म करने पर या गलाने पर उनका आयतन बढ़ जाता है। ऐसी दशा में ठोस पदार्थ अपने द्रव में ही डूब जाते हैं। लेकिन अब इसके अलावा बर्फ, ढलुआ लोहा, एंटीमनी, बिस्मथ और पीतल कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका आयतन गलने पर सिकुड़ता है। इसी विशेष गुण के कारण ठोस अपने ही गलित पदार्थ में तैरने लगते हैं, जैसे बर्फ के साथ होता है। अब किसी भी पदार्थ के आकार परिवर्तन के लिए सांचे में उन्हीं पदार्थों को ढाला जा सकता है जो ठोस बनने पर अपने आयतन को बढ़ाते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे का आकार पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। मुद्रण धातु भी ऐसे पदार्थों से बनती है जो जमने पर अपना आयतन बढ़ा लेते हैं। और चांदी और सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। अब बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो यह वह ऊष्मा है जो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान यूज होती है। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से ही प्राप्त होती है, जैसे कि जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलने लगता है, लेकिन गलने के लिए वह जल से ही ऊष्मा प्राप्त करता है, जिसके चलते जल का तापमान घटने लगता है। चलिए अब बात करते हैं वेपोराइजेशन की या वाष्पीकरण की। तो द्रव का वाष्प में परिणीत होने की क्रिया को वाष्पन कहा जाता है। यह दो प्रकार से होती है। पहला होता है इवेपोरेशन या वाष्पन। इसमें जब कोई भी द्रव क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान में द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रकार आता है बॉइलिंग या क्वथन। इसमें क्वथनांक के बाद या बॉइलिंग पॉइंट के बाद द्रव वाष्पीकृत होता है। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो किसी निश्चित दाब के मान पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणीत होने लगता है तो उसे ही द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यदि दाब को बढ़ाया जाता है ना, तो द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। अब फिर से वाष्पन की बात करते हैं।
तो किसी द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होता है। फिर द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना कम होगा, वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। तो ये सारी बातें थी पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूं। संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। इसके लिए ट्रिक है ओसाई, जिसमें O फॉर ऑक्सीजन 46.60%, S फॉर सिलिकॉन 27.72%, A फॉर एल्यूमिनियम 8.13% और I फॉर आयरन 5%। अब आगे सामान्य शरीर में जो विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा होती है, उसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% आता है। फिर उसके बाद क्रमशः कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम का नंबर आता है। चलिए अब अगले टॉपिक में परमाणु संरचना की बात कर लेते हैं। तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा भाग है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, और परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। इसके बाद आता है अणु, जो तत्व और यौगिक का वह छोटा से छोटा भाग है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा। इसमें एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अब मोल की इकाई के मान को ना एवोग्राडो नंबर से दर्शाते हैं, जो है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसका मतलब है कि मोल की इकाई कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 परमाणु उपस्थित हैं। 1967 में इस मोल की इकाई को स्वीकारा गया था। अब आगे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु भी विभाज्य कण हैं। मतलब परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम है और इसमें ऋणात्मक आवेश है। फिर आगे धनात्मक कण प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, जिसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम है। यही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का भी है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलीकन ने किया था तेल की बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया है। आगे रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार करके नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम या नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 टू द पावर -15 मीटर है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। अब आगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। आगे बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति को समझने और इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या तथा चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। अब क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। इसके लिए इन्हें 1933 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हमने पिछले लेक्चर में ही समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक पदार्थों के बारे में पढ़ लिया है। इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में,
सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के लिए, फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार के लिए और आयरन 59 का प्रयोग अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़कर हम इस लेक्चर में गैसों के आचरण PV = nRT, रासायनिक बंधन एटॉमिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड तथा ऑक्सीकरण और रेडक्शन जैसे रिएक्शंस को छोड़ रहे हैं। इसे हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। मेंडलीफ का आवर्त नियम था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। इसमें उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल किया गया था और अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान भी रिक्त रखे गए थे। अब आगे आती है आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यह मौसले के आवर्त सारणी के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों A और B में बांटे गए हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस या इनर्ट गैस है। अब सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो कि एक अपवाद है। इसमें परमाणु संख्या 57 से 71 तक लैंथेनॉइड श्रेणी और 89 से 103 तक एक्टेनॉइड श्रेणी कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। तो एसिड या अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। अरहेनियन के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आगे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। और लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अब एसिड्स के कुछ उपयोग की बात कर लेते हैं। तो खाने के काम में आता है, जैसे खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, सिरका और अचार में एसिटिक एसिड, सोडा वाटर और अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक एसिड, अंगूर में टर्टरिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड के रूप में उपस्थित होता है। इनके अलावा इमली में टर्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, चींटी और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक एसिड आदि की उपस्थिति होती है। आगे भी खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। आगे सोने और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक एसिड या HNO3 का प्रयोग होता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 और नाइट्रिक एसिड या HNO3 का प्रयोग किया जाता है। आगे कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए और फोटोग्राफी के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है। अब सभी अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फिर कार्बनिक एसिड का नंबर आता है। फिर बात करते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज के बारे में। तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ताजा मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। यह सोने और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अब HF या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच में घुलनशील होता है। दवा बनाने के काम में बेंजोइक एसिड को लिया जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक एसिड या खनिज अम्ल है। तो ये सारी बातें थी एसिड या अम्ल के बारे में।
अब बात करते हैं क्षार या बेस के बारे में। तो क्षार ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके सॉल्ट और जल प्रदान करता है। ब्रॉन्टेरी लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे ही बेस या क्षार कहते हैं। लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है वही बेस कहलाता है। अब क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है जल में विलेय क्षार। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आता है जल में अविलेय क्षार। ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण या सॉल्ट और जल बनाते हैं, लेकिन ये बेस के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसके उदाहरण हैं जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड और Fe2O3। अब कुछ क्षारों या बेस के प्रयोगों को भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग घरों में चूना पोतने, गारा और प्लास्टर बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने, जल को मृदु बनाने और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने आदि में किया जाता है। आगे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने, पेट्रोलियम साफ करने, दवा बनाने, कपड़ा और कागज बनाने तथा कारखानों को साफ करने में किया जाता है। आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है। तो ये सारी बातें थी बेस के बारे में। आगे बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो एसिड और बेस की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। अब कुछ प्रमुख सॉल्ट्स के उपयोगों को देख लेते हैं। तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने के रूप में और अचार के परिरक्षण के लिए किया जाता है। फिर खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। आगे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 का प्रयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता है। ये सारी बातें थी सॉल्ट्स के बारे में। अब किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के निर्धारण के लिए ना पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। सन 1909 में पीएच स्केल को सोरेनसेन ने दिया था। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। लार का पीएच 6.5 होता है। मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांत जो होते हैं वे इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित होने लगता है। अब शराब का पीएच 2.8 होता है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। चलिए अब बात करते हैं विलयन के बारे में। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की सापेक्ष मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं: संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। अब देखते हैं कि विलेयता या सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणित 100। अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामान्य ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती ही है। अब विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव होता है वो देखते हैं। तो दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। आगे कुछ अन्य कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को कहा जाता है। अगला है डिस्पर्जन या परिक्षेपण। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन
दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखेर दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। इसमें पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। और डिस्पर्जन के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला है विषमांग पदार्थ जिसमें निलंबन और कोलाइड विलयन होते हैं, और दूसरा है समांग पदार्थ जिसमें वास्तविक विलयन आते हैं। अब सस्पेंशन या निलंबन क्या होता है? तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होती है, या कणों का आकार इससे अधिक भी हो सकता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, इन्हें छन्नी से छाना भी जा सकता है। ये कण परिक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने वाली प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे कि नदी का गंदा पानी और वायु में धुआं आदि। फिर अगला आता है कोलाइड विलयन। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इसके कण छन्ना पात्र में आर पार जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते। इसके कणों का परिक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति होती है, जैसे कि दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। अब विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयन की बात कर लेते हैं। पहला है सोल। इसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। दूसरा आता है जेल। इसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं, लेकिन उनमें फ्लो नहीं पाया जाता, जैसे जेल और जिलेटिन। अगला कोलाइड विलयन है एरोसोल। किसी गैस में द्रव और ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है, और जब परिक्षेपित कण द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहते हैं। जब परिक्षेपण का माध्यम जल एल्कोहल और बेंजीन हो तो कोलाइड को क्रमशः हाइड्रोसोल एल्कोहल और बेंजोसोल कहते हैं। अगला आता है पायस या इमल्सन। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं है, तो इस कोलाइड विलयन को पायस कहा जाता है। पायस बनने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस। सबसे बड़े पायसी कारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनके पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। आगे आता है झाग या फोम। यह द्रव में गैसों का परिक्षेपण है। यह साबुन से उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं कि वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में कण आणविक आकार के होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। यह सबसे स्थायी और पारदर्शक होता है। ये आंखों से और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देते। अब कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है, अर्थात इस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन को शुद्ध किया जाता है। अब कोलाइड विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं, माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है और ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। अब बात करते हैं स्कंदन या कोएगुलेशन के बारे में। तो कोलाइड विलयन में जब कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे ही स्कंदन कहा जाता है। आगे देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलॉइड कण काली पृष्ठभूमि में अल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। आगे बात करते हैं बफर सॉल्यूशन या बफर विलयन के बारे में। तो वह विलयन जो किसी अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का मिश्रण। यह मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब इसे पानी में विलीन किया जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 4a में रखा गया है। कैकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है।
केकुले ने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित भी की थी। अब बात करते हैं एलोट्रॉफी या अपर रूपता के बारे में। तो वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं वे अपर रूप कहलाते हैं और इसे ही अपर रूपता कहा जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अब सबसे पहले हीरे के प्रमुख गुण देखते हैं। तो यह ताप एवं विद्युत का कुचालक है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता, इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके रवे घनाकार होते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स रेस के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा ट्रांसपेरेंट और रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोर्ड कहते हैं, इसका उपयोग शीशा काटने के लिए किया जाता है। अब आगे ग्रेफाइट के कुछ प्रमुख गुण देखते हैं। तो यह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है क्योंकि कागज पर रगड़ने पर यह उस पर काला निशान बना देता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में और कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंस्कृत होता है। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम या कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। अब हाइड्रोकार्बन के भी 3 प्रकार हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन, इसका सूत्र है CnH2n+2। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सूत्र है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन्स का तीसरा प्रकार है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें बेंजीन एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने 1825 में की थी। अब देखते हैं कि आइसोमेरिज्म या समवायता क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके गुण में अंतर होता है तो इस विशेष गुण को समवायता कहते हैं। अब विभिन्न एटॉमिक बॉन्ड के कारण संरचनात्मक समवायता और अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को त्रिविमीय समवायता कहते हैं। अब आगे बात करते हैं बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर या बहुलक कहा जाता है। अब प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च और सेल्यूलोज, और प्लास्टिक में प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। अब रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए गए प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक, जो कि गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ये गुण उन कार्बनिक यौगिकों में होता है जिनके अंत में एक द्विबंध पाया जाता है। इसके उदाहरण है पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। इसमें भी पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन या C2H4 को उच्च ताप और दाब पर बहुलीकरण करके प्राप्त किया जाता है। फिर पॉलीस्टायरीन की बात करें तो यह फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका यूज अम्ल रखने की बॉटल्स और सेलों के कवर आदि बनाने में किया जाता है। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यह वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। इसका प्रयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। अब प्लास्टिक का अगला प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह ऐसा प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। इसमें भी बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका यूज रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है।
अब इन सभी के अलावा खाने के पदार्थों को पैक करने के लिए पॉलीएथिलीन का प्रयोग होता है। बरसाती या रेन कोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है और टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से होता है, जिसका यूज ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। अब आगे बात करते हैं रबर के बारे में। तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, पहला प्राकृतिक रबर और दूसरा संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। इसी से संबंधित है वल्केनाइजेशन। तो वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग ग्लव्स या दस्ताने और रबर बैंड आदि बनाने में किया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है और इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि में किया जाता है। अब सिंथेटिक रबर की बात करते हैं। तो संश्लेषित रबर में सबसे पहला आता है न्योप्रिन। तो न्योप्रिन 2-क्लोरोब्यूटाडीन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार या इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट और खनिज तेल ले जाने वाले पाइप आदि बनाने में किया जाता है। संश्लेषित रबर का अगला प्रकार है थाइकॉल। इसे डाइक्लोरोएथेन को पॉलीसल्फाइड से प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। इसका यूज खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक बनाने में और थाइकॉल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं रेशे या फाइबर के बारे में। तो रासायनिक रेशे में नायलॉन आता है, जो कि एमाइड समूह का बहुलक है। अगला है रेयॉन, जो सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा है। फिर आता है पॉलिएस्टर। इसे संश्लेषित करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह की क्रिया 2 कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों के साथ की जाती है। चलिए अब केमिस्ट्री के अगले टॉपिक में ईंधन के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट्स में सॉलिड फ्यूल्स के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन का यूज किया जाता है और इसमें ऑक्सीकारक का प्रयोग नहीं होता। रॉकेट के लिक्विड फ्यूल में अनसिमेट्रिकल मोनोमेथाइल हाइड्राजीन और अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजीन का यूज किया जाता है। इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का यूज होता है। अगला आता है क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विफाइड गैस का यूज होता है, जिसमें तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है और ऑक्सीडाइजर के रूप में -183 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। इन्हें उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है। अगला ईंधन है बायोगैस या गोबर गैस। तो इसमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक 65% होती है, जिसका निर्माण जैविक पदार्थों के अवायवीय विघटन से होता है, जो जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। फिर अगली आती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG। इसमें भी सर्वाधिक मीथेन 85% होती है। यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध ईंधन है। यह पेट्रोल और डीजल का हरित विकल्प है। अगला ईंधन है PNG या पाइप्ड नेचुरल गैस। इसमें भी सर्वाधिक मीथेन 85% है। इसका प्रयोग किचन्स में किया जाता है। अगला आता है LPG या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एक जीवाश्म ईंधन है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में C4H10 या ब्यूटेन 80% मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा बचे 20% में ईथेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ये सभी गैस गंध रहित होती हैं, इसलिए LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मर्सेप्टॉन यौगिक को मिलाया जाता है, जिसकी विशिष्ट गंध होती है। अगला ईंधन आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, जिससे कि प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, स्नेहक या लुब्रिकेंट और केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोल या गैसोलीन की। तो पेट्रोल का प्रयोग इग्निशन इंजन में किया जाता है। अब दहन कक्ष में पेट्रोल की पूर्ण दहन न होने पर विस्फोट की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे नॉकिंग कहा जाता है। इससे ईंधन का नुकसान होता है और इंजन की संरचना में क्षति होती है।
और इससे बचने के लिए पेट्रोल में एंटी नॉकिंग पदार्थ या जैव अल्कोहल मिलाया जा सकता है। अब एंटी नॉकिंग पदार्थों में टेट्रा एथिल लेड, BTX या बेंजीन टॉलुएनजाइलिन और बायोएथेनॉल आते हैं। यह बायोएथेनॉल सामान्यतः एविएशन फ्यूल है। अब पेट्रोलियम से निकला जो डीजल है वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल ईंधन नहीं है। इसके दहन से सल्फर और नाइट्रोजन युक्त हानिकारक गैस पैदा होती हैं। डीजल का प्रयोग कंप्रेशन इंजन या संपीड़क इंजन में किया जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक में तत्व के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करते हैं, जिसमें धातु, अधातु और मिश्र धातु आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धातुओं या मेटल्स के बारे में। तो इनके रासायनिक गुण में इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इनके भौतिक गुणों में मैलिएबिलिटी या पतली चादर में बनने योग्य होना, डक्टिलिटी या तन्यता, सोनोरस या खनक होना, नॉन ब्रिटल या अभंगुर होना और ल्यूस्ट्रस या चमकीले होना आदि इनके गुण हैं। अब सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चलिए अब विभिन्न धातुओं से संबंधित कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातुएं चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन है। सीसा या लेड की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। धातुओं का राजा सोना है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में या कोर में सर्वाधिक निकल होता है और दूसरे स्थान पर आयरन आता है। बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसका संकेत W है और इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में कैडमियम, बोरॉन और जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलती है। वेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल है। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहा जाता है। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में होता है। इसका प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है, जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। आगे बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के लिए कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण, लाल चटक रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। धातुओं में सर्वाधिक आघातवर्धनीयता सोने और चांदी की होती है। वायुयान का निर्माण पैलेडियम धातु से किया जाता है। सेलेनियम धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में होता है। ट्राइटेनियम एक स्ट्रेटेजिक मेटल है, क्योंकि इसका भार कम होता है और यह इस्पात के समान मजबूत भी होती है। इसीलिए वायुयान के फ्रेम, इंजन और नाभिकीय रिएक्टरों में इसका प्रयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा होता है। और वाटर रेजिस्टेंट और फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ बनाने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। रेल की पटरी और मशीनी कलपुर्जों की दरारों को जोड़ने में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसे थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया और लोहे की अधिकता से लोहमयता रोग होता है। अब अफ्रीका की बाटू ट्राइब्स के लोगों को साइडेरोसिस या लोहमयता रोग पाया जाता है, क्योंकि वे लोहे के बर्तन में बियर पीते हैं। रेड पॉइजन के लिए जिंक सल्फाइड का यूज किया जाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। निशान लगाने वाली स्याही के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। अब चांदी के चम्मच से एग या अंडा खाना वर्जित होता है,
क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, लेकिन 22 कैरेट सोने का प्रयोग आभूषणों में होता है। आयरन पायराइड्स या FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन के लिए पोटेशियम ओरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी या पारे का वाष्प और ऑर्गन गैस भरी होती है। सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। इसका यूज कागज पर लिखने के लिए होता है। अब गोली या बुलेट बनाने के लिए लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का यूज होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका यूज रबर उद्योग, स्टोरेज बैटरी के निर्माण और क्लिंट कांच बनाने में होता है। अब सामान्यतः व्हाइटनर के रूप में बेसिक लेड कार्बोनेट का यूज होता है, जिसे व्हाइट लेड कहते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन का बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम के नाइट्राइट और एसीटेट का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है, जिसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। हरा कशिश या ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसे रोमन विट्रियोल भी कहते हैं। उजला थोथा या व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसे तूतिया भी कहा जाता है। फिर रेड विट्रियोल या लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है। आगे प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। बोरेक्स या सोहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट है। इसमें सूजन को कम करने वाले, कसैले, रोगाणुरोधी और बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। प्लूटोनियम नामक तत्व को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। इसकी खोज सीबोर्ग, वाल, कैनेडी और मैकमिलन ने एक साथ की थी। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग होता है। तो ये सारी कुछ विभिन्न फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी धातुओं के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधातुओं के बारे में। तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये सामान्यतः कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट इसमें अपवाद है। इनमें मेटल्स के समान उनके गुण नहीं पाए जाते। अधातुओं के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्विक तत्व अभी मौजूद हैं, जिसमें 11 गैसें, 1 द्रव और 10 ठोस पदार्थ हैं। द्रव अवस्था में स्थित अधातु ब्रोमियम है। चलिए अब अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी विषाक्तता मुख्यतः रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति कार्बोलिक एसिड समाप्त कर देता है। क्वार्टेज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में, मृदु पेय बनाने में, बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर बनाने में, डबल रोटी को स्पंज देने में और हरित गृह प्रभाव के लिए होता है। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है। यह स्वयं जलती है, लेकिन जलने में सहायता नहीं करती। इसकी उपस्थिति के कारण
पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। आगे लेड संचायक बैटरीज को आवेशित होने में सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। आगे बात करें नोबल गैसेस की या निष्क्रिय गैसेस की, तो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। हीलियम हल्की और अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने की थी। हीलियम का उपयोग गुब्बारे को भरने, मौसम संबंधी अध्ययन, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी में, द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर अभिकर्मक के रूप में, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी हीलियम गैस के साथ मिलाकर दिया जाता है। गोताखोरों द्वारा अधिक गहराई पर सांस के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का ही उपयोग होता है। हवाई जहाज के टायरों में भी हीलियम भरी जाती है। फिर आती है नियॉन गैस। तो नियॉन को विसर्जन लैंप, वायुयान ट्यूब्स और प्रतिदीप्त बल्बों में भरा जाता है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हवाई अड्डों में विमान चालकों को संकेत देने में होता है। आगे जेनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ये जल में घुलनशील होती है। फिर आता है रेडॉन। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी से कैंसर के इलाज में किया जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि धातु, अधातु और उनके यौगिकों के उपयोग कहां कहां किए जाते हैं। फेरस ऑक्साइड का प्रयोग हरा कांच बनाने और फेरस लवण के निर्माण में होता है। फेरिक ऑक्साइड जेवरात की पॉलिश करने और फेरिक सॉल्ट्स के निर्माण में होता है। फेरस सल्फेट का उपयोग रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में और स्याही बनाने में होता है। आगे आयोडीन का प्रयोग कीटाणुनाशक, औषधि के उत्पादन, टिंचर आयोडीन बनाने और रंग उद्योग में होता है। ब्रोमीन का प्रयोग भी इन्हीं कार्यों में होता है। शल्य चिकित्सा या सर्जरी में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। फास्फोरस का प्रयोग लाल फास्फोरस का दिया सलाई बनाने में और श्वेत फास्फोरस का चूहा मारने और दवा बनाने में होता है। आगे फिटकरी का प्रयोग देखते हैं। तो फिटकरी को पोटास एलम कहते हैं या फिर यह पोटास एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 AlSO4 3 24H2O है। फिटकरी का प्रयोग रक्त बहाव को रोकने, जीवाणुनाशक और प्रतिरोधी के रूप में, जल शोधन में, चमड़ा और कागज उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में और छपाई के रंग बंधक के रूप में होता है। मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में और अमलगम बनाने में होता है। आगे आता है ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटनाशक के रूप में, कागज और कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में होता है। आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 ½ पीओपी का यूज मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, छतों और दीवारों को चिकना बनाने में होता है। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन बनाने में और सीमेंट उद्योग में यूज होता है। फिर आता है जिप्सम CaSO4 2H2O या कैल्शियम सल्फेट। यह स्वाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में यूज होता है। नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4 5H2O। इसका उपयोग कीटनाशकों में, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में होता है। आगे ब्लू और ग्रीन ग्लास के निर्माण में क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज किया जाता है। आगे आता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में होता है। फिर आता है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में और धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडे के रूप में होता है। आगे आता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह जल को कीटाणु रहित करता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता है। तो ये थी कुछ धातुएं, अधातुएं और उनके यौगिकों के उपयोग।
अब बात करते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। तो किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब कुछ मिश्र धातुएं इस प्रकार हैं कि पीतल या ब्रास का निर्माण कॉपर और जिंक से होता है। कांसे या ब्रॉन्ज का निर्माण कॉपर और टिन से होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से बनता है। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम से बनता है। गन मेटल कॉपर, जिंक और टिन से बनता है। डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और आयरन से बनता है। मुंज मेटल और डच मेटल कॉपर तथा जिंक से बनते हैं। आगे सोल्डर या टांका टिन और लेड से बनते हैं। मैग्नेलियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनता है। और ड्यूरेलुमेन एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से बनता है। अब आगे कुछ मानव निर्मित पदार्थों की बात करते हैं। तो पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन है। इसकी खोज जर्मनी के हैस हेनिंग ने की थी। आगे बारूद या गन पाउडर की खोज रोजर बेकन ने की थी। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं साबुन और डिटर्जेंट के बारे में। तो सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ऑलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट के मिश्रण से बने होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या कास्टिक सोडा को कड़े साबुन कहते हैं और उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण या कास्टिक पोटास को मुलायम साबुन कहते हैं। कास्टिक सोडा धोने में और कास्टिक पोटास स्नान के लिए यूज होता है। आगे डिटर्जेंट की बात करते हैं। तो इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह उपस्थित होता है जो कि साबुन से उच्चतम होता है। इसके उदाहरण है सोडियम एल्काइड सल्फोनेट, सोडियम एल्काइड बेंजीन सल्फोनेट। अब पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। चलिए आगे बात करते हैं सीमेंट के बारे में। तो चूना पत्थर या खड़िया को लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटो और सिलिकेटो का मिश्रण होता है। अर्थात सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का मिश्रण है जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल में डालने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के जल योजन के कारण होता है। अब सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए उसमें जिप्सम या CaSO4 2H2O मिलाया जाता है। सीमेंट को जंग रोधी बनाने के लिए उसमें जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं उत्प्रेरण या कैटालिसिस के बारे में। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं वे कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया के अंत तक रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने को ही उत्प्रेरण कहा जाता है। उत्प्रेरक की खोज वर्जीलियस ने की थी। हमारे शरीर में एंजाइम्स जैविक उत्प्रेरक हैं। अब कुछ प्रमुख उत्प्रेरकों की बात कर लेते हैं। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक है। निकेल उत्प्रेरक वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना। प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में। गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। और क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में यूज होते हैं। तो अब यहीं पर हमारे लगभग 1 आवर के लेक्चर में हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेक्चर में ज़्यादा है तो उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।